नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ठीक एक सदी के बाद भी हम देखते हैं कि कैसे भयानक और विकराल अतीत के कंकाल हम पर आज भी हंस रहे हैं। जब भी हम उस मौके के बारे में बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे घाव फिर से हरे कर दिए जाते हैं। जी हाँ, मैं उसी मोपला नरसंहार की बात कर रहा हूं, जिसे फर्जी तरीके से किसानों के विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम के रूप में पेश किया जाता है। जब मजहब के नाम पर हजारों हिंदू लोगों को मार दिया गया था, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वतंत्र देश का सपना देखा था दोस्तों, लेकिन मोपला के जिहादियों ने एक स्वतंत्र इस्लामी देश का सपना देखा था। हर बार सभी पार्टियों ने अपने हित के लिए इसका इस्तेमाल किया, फिर चाहे केरल की कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, जिसका तुष्टीकरण और हिंदुओं के तरफ नफरत का इतिहास इनकी पार्टी के इतिहास से भी बहुत पुराना है। आज भी कांग्रेस इसे किसानों का आंदोलन कहकर सत्ता का सुख भोगने की लालसा में लगी हुई है, लेकिन आज इनका वास्तविक इतिहास बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इतिहास के अंदर असली इतिहास को तो पढ़ाया ही नहीं जाता। यहाँ तक कि आज भी कई किताबों में अकबर को महान और भगत सिंह, जिनका आज जन्मदिन है और जिनके जन्मदिन पर किसानों के नाम पर राजनीति चल रही है, भारत को बंदी बनाया जा रहा है, उन महान भगत सिंह जी को इतिहासकारों और किताब लिखने वालों ने जगह पर आतंकी बताया। लेकिन फिर भी आज हम आपको मोपला विद्रोह से जुड़ी कुछ ऐसी दर्द भरी और हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की कहानियां बताएंगे जिसे सुनकर ही आज आपका दिल भर जाएगा। और शायद कुछ लोग जो देश के किसानों को भ्रमित कर रहे हैं और जो किसान भ्रमित हो रहे हैं, उनको भी समझ आए कि कैसे उन्हें कठपुतली बनाया जा रहा है। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जहां पर एक तरफ कांग्रेस, उसकी पार्टी के नेता, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी आज भी मोपला विद्रोह को ग्लोरीफाई करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने मोपला विद्रोह पर असली सच्चाई लोगों तक पहुंचाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केरल में हुए मोपला नरसंहार की 100वीं बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए याद किया कि कैसे जिहादी तत्वों ने हिंदुओं का नरसंहार किया था। उन्होंने कहा कि यह नरसंहार योजनाबद्ध तरीके से कई महीनों तक चला, जिसमें 10,000 हिंदुओं की हत्या हुई, माताओं बहनों का शीलभंग हुआ और मंदिरों को तोड़ा गया। सीएम योगी ने इसे जमींदारों के विरुद्ध आक्रोश बताए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के कारण इतिहास को बदल दिया गया, जिसे तत्कालीन सत्ताधीशों को द्वारा संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और वीर विनायक दामोदर सावरकर को भी याद किया, जिन्होंने अपनी पुस्तकों में इस नरसंहार की विभत्सता का जिक्र किया था। ऐसे में आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर केरल के अंदर ये जिहादी पहुंचे कैसे। तो आपको बता दूं कि दरअसल भारत के अंदर प्रवेश करने के दो रास्ते थे, या तो युद्ध या फिर व्यापार, और युद्ध के दम पर जीतना भारत को नामुमकिन था। तो यह इन जिहादियों को पता चल चुका था, जिसकी वजह से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर भारत के अंदर व्यापार के जरिए अपना पैठ बनाना शुरू किया। उस समय दक्षिण भारत मसालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था। ऐसे में ये जिहादी व्यापारी समुद्र के जरिए केरल की तरफ पहुंचे और वहाँ के राजाओं से थोड़ी सी ज़मीन मांग ली, जिसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया और इन लोगों ने वहाँ के मौजूद हिंदू व्यापारियों के दाम से काफ़ी कम दाम पर मसाले बेचने शुरू कर दिए। आज भी ये लोग हर जगह ऐसा ही करते हैं ताकि हिंदुओं का जो व्यापार है वो तबाह हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ पर एक अस्थिरता आ जाती है। और यही तब भी हुआ उस समय, जिसके इस प्रक्रिया के बाद इन लोगों ने व्यापार के साथ साथ अपने मरने वालों के लिए एक कब्रिस्तान के लिए ज़मीन भी मांग ली हिंदू राजाओं से। राजाओं ने मानवता के आधार पर इन्हें ज़मीन मुहैया करवा भी दी। ऐसे में जब इनका व्यापार चल निकला, तब कब्रिस्तान मिल गया, तो धीरे धीरे इन्होंने मज़ार बना लिए। मज़ार के बाद इन्होंने मस्जिदें खड़ी कर ली और उसके बाद फिर इबादतें होनी शुरू हो गई, और इसके बाद फिर इनकी पूरी बस्ती ही वहाँ पर बस गई। ऐसे में व्यापार के चलते लगातार हिंदू व्यापारियों और बाहर से आए इन जिहादी व्यापारियों में बहस बढ़ती चली गई, जिसके बाद इन लोगों की बस्ती तो बस ही चुकी थी, तो ये लोग आक्रामक हो गए, और जैसा आज भी देखने को मिलता है। और उसके बाद उन्होंने हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दिया। जैसे झूठे इतिहासकारों ने, जो कांग्रेस और आज के कम्युनिस्ट पार्टियों की गोद में बैठकर इतिहास लिखते थे, इसको किसानों का विद्रोह बता दिया। कुछ इतिहासकारों ने तो इसको स्वतंत्रता सेनानियों से भी जोड़ दिया, और कुछ ने तो इतिहास में इतना झूठ लिखा कि यह आंदोलन तो अंग्रेजों के विरुद्ध था। ऐसे में कुछ सवाल ये भी उठते हैं कि दक्षिण मालाबार के अलावा दुनिया में कहाँ आखिर धार्मिक नारों से किसान क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। यदि दंगे अंग्रेजों के खिलाफ थे तो कितने ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। यदि क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थी तो किस राष्ट्रीय नेता ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और हिंदुओं के सामूहिक बलात्कार का आह्वान किया। ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आंदोलन एक सुनियोजित तरीके से हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार
ही था। ठीक उसी प्रकार जैसे विरोध तो सीए के नाम पर हुआ था, लेकिन चाकू से 200 बार अंकित शर्मा को गोदा गया, जिसे कांग्रेसी इतिहासकार अपने फायदे और सत्ता के हिसाब से तोड़ते मरोड़ते आए हैं। ऐसे में अब आपको कुछ ऐसी मोपला विद्रोह के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बताता हूं जिसे सुनकर आज आपका दिल भर आएगा। कांग्रेस की संस्थापक एनी बेसेंट ने मालाबार का दौरा किया था, वहां के पीड़ित हिंदुओं से बात की थी और उन्होंने लिखा था कि किस तरह से एक गर्भवती हिंदू महिला का पेट फाड़कर उसका भ्रूण को निकालकर उसे छत विक्षत कर दिया गया। ऐसी कई डरावनी घटनाएं हैं। एक शिशु अपनी माता का स्तनपान करता हुआ था और मोपला के ऐतिहासिक जिहादियों ने उस बच्चे को उसकी माता की छाती से छीनकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस घटना का जिक्र एनी बेसेंट ने खुद किया है। एक जगह एक महिला का बार बार इस तरह क्रूरता से रेप किया गया कि उसकी मृत्यु हो गई। उसका छोटा सा बच्चा काफी देर तक अपनी माँ जो मरी हुई थी उसके शरीर पर खेलता रहा और भूख से तड़प कर मरी हुई माँ का स्तनपान करने की कोशिश करता रहा। कितना हृदय विदारक दृश्य रहा होगा ये सब। सिर्फ यही नहीं, इस विद्रोह के दौरान मल्लपुरम और कालीकट के बीच एक स्थान पर एक कुएं के सामने 50 से ज्यादा हिंदुओं को जिहादी आतंकियों ने बांधकर कुएं में डाल दिया। फिर भी जो बच गए उन्हें कुएं में उतरकर उनके गले रेत कर मार दिया। इसके बाद खुद ही इसकी सजा सुनाते हुए जो है ये सब क्रूर सजाएं जो है हिंदुओं को दी गई। अब सोचिए कि ये कितना हृदय विदारक है, लेकिन इस पर आज कोई भी बात नहीं करता। इस तरह की यातनाएं हिंदुओं के साथ की गई जिन्होंने सोचने मात्र से ही रूह कांप जाती है। कई विद्वानों ने इसे पूरी दुनिया की सबसे क्रूरतम घटना बताया। खुद शंकरन नायर ने ऐसा बताया है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था कि ये दंगा नहीं था, हिंदुओं पर ऐतिहासिक जिहादी आक्रमण था। एनी बेसेंट ने तो पूछा है कि क्या ये लोग शैतान थे। मलयालम महाकवि कुमार असन ने दुरावस्था नाम के खंड काव्य में लिखा है कि ये जिहादी शैतान है क्या इनकी माताएं बहनें नहीं हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय इतिहासकार इसे मोपला विद्रोह के रूप में दर्शाता आया है। कांग्रेस के शशि थरूर इसे आज भी किसान विद्रोह बताते हैं, जबकि यह 1921 में हिंदू परिवारों द्वारा झेली गई भयावह हिंसाओं को उजागर करता है। मोपला के ऐतिहासिक जिहादियों द्वारा 10,000 हिंदुओं का नरसंहार किया जाना कितनी बड़ी घटना है, लेकिन इसे आज तक सही तरीके से प्रस्तुत ही नहीं किया गया। उनकी जमीनें, मंदिर और खेत सब छीनकर नष्ट कर दिए गए। जहां एक विभत्स हत्याकांड हुआ वहां हमारे मारे गए भाई बहनों की याद में एक स्मारक तक नहीं बनाया गया आज तक। लेकिन मोपला के ऐतिहासिक जिहादियों और उनके वंशजों को सरकारी रुपयों से, हमारे टैक्स के पैसों से आज तक पेंशन दी जा रही है। 100 वर्षों से हिंदू पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। 100 वर्ष बाद इसे याद करने की वजह केवल यही है कि हम इससे अगर सीखेंगे नहीं तो इतिहास खुद को दोहराएगा और आज के समय में कैसे जिहादी ताकतें जो है वो देश को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश कर रही हैं वो हम देख नहीं पाए, तो हम उसी इतिहास को फिर से रिपीट कर बैठेंगे। केरल के अंदर स्थिति आज भी बदली नहीं है। हिंदुओं पर अत्याचार आज भी वैसे ही है, बल्कि धर्मांतरण के साथ अब लव जिहाद, नारकोटिक्स जिहाद, हिंदुओं की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर ISIS और तालिबान जैसे आतंकी गुटों को सप्लाई किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वो मूक दर्शक बनकर पूरा तमाशा देख रही है। यानी कि समय 100 साल पुराना हो या आज 100 साल बाद, समस्याएं और जो परेशानियां हैं वो बदली नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू तब भी सोया हुआ था और आज भी सोया हुआ है। खाकर बता देता हूं, ये वही नींद की गोली है जिसे हम सेकुलरिज्म नाम से जानते हैं। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।